हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम फिलॉसफी ऑप्शनल की वीडियो बना रहे थे, ठीक है। उसके तहत हमने जो है वेस्टर्न फिलॉसफी के लगभग सभी थिंकर पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो दोस्तों हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा राज्य व्यवस्था या संविधान से है, ठीक है, पॉलिटी से है। तो आज हम पॉलिटी के तहत भारत के राष्ट्रपति को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम देश के नागरिक हैं और भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानें, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो है राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जो है इस पर विचार करते हैं। दोस्तों, संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं कुछ, उसमें जो अनुच्छेद या आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है, ठीक है। और देश में जो है ये सर्वोच्च निर्वाचित पद है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें यही बताया गया है कि भाई जो भारत में जो है आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति होगा और यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होगा। और दोस्तों, सर्वोच्च निर्वाचित पद का मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है, वो नॉमिनेटेड या नामांकित नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है? निर्वाचित पद है, यानी कि चुनाव के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, बात आती है कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक निर्वाचक मंडल होता है, मतलब एक वो होता है वोटिंग का एक पूरा मंडल होता है, जिसमें जो है सदस्य होते हैं, जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस निर्वाचक मंडल में जो संसद है, जो पार्लियामेंट होती है, उनके दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों, संसद का मतलब ये है कि जो हमारे जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। और दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनका चुनाव होकर जो उस सदन में आए हैं, वे ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। फिर दोस्तों, राज्य की जो विधानसभा होती है, जिनमें मुख्यमंत्री बनते हैं, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, एक कॉम्प्लेक्स वो बनता है, उसमें भाग लेते हैं। साथ में ही दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जो पांडिचेरी है, उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो है संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, हमें पता चल गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। उसमें भाग लेते हैं सदन के दोनों सदस्य, संसद के राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, मतलब जो सदस्य होते हैं, मान लिया राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 सदस्य या 4 सदस्य खड़े, तो प्रत्येक जो सदस्य है जो उन्हें वोटिंग करेगा, वो एक प्रेफरेंस देगा कि पहले नंबर पर मुझे ये सदस्य चाहिए, दूसरे नंबर पर ये सदस्य चाहिए। तो इस आधार पर जो है वोटिंग होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है दोस्तों। ये हो गई चुनाव की बात। अब बात आती है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी पदावधि जो है दोस्तों कितनी होती है? 5 साल की अवधि होती है। मतलब जब वो अपना पद ग्रहण कर लेता है,
उस स्थिति से 5 वर्ष की अवधि तक वो जो है अपना पद धारण करता रहता है। तो दोस्तों वो अपनी पदावधि के पश्चात भी तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, मतलब जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए वो तब तक जो है अपना पद धारण किए हो रहता है। वैसे संविधान में जो है उसकी जो है पदावधि बताइए 5 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत के संविधान अनुच्छेद 56 के तहत ये बात इसमें कही गई। ठीक है दोस्तों, ये पता चल गया दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, 5 वर्ष की पदावधि होती है और वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका जो है उत्तराधिकारी जो है नहीं आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन कौन लड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। या जैसे कोई एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि भाई 10+2 है, इसके लिए ग्रेजुएशन है, इसके लिए बीटेक भी ले रहे हैं या इसके लिए सोशियोलॉजी ले रहा है, तो इसी आधार पर जो है राष्ट्रपति में भी जो है कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वो जो है जो भी चुनाव लड़ेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति में। ठीक है, अगर कोई ब्रिटेन का व्यक्ति है वो भारत में आ गया, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों इसके लिए जो एज है वो 35 वर्ष की हो जानी चाहिए। मतलब अगर उसने 35 वर्ष की सदस्य ने 35 वर्ष की एज पूरी कर ली है तो चुनाव लड़ने के लिए अहर है, एलिजिबल है। ठीक है, फिर दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है जो लड़ता है वो लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होनी होती है वही जो है योग्यताएं राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा जो हमारी संसद होती है उसका निम्न सदन लोकसभा होता है, जो हमारे जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वो सांसद का जो है इलेक्शन लड़ते हैं वो लोकसभा में ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लोकसभा के जो सदस्य के लिए जो अर्हता होती है वही राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसमें अर्हता होनी चाहिए कि लोकसभा के सदस्य के अनुरूप जो है उसकी योग्यता होनी चाहिए। फिर दोस्तों एक और बात आती है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है दोस्तों, लाभ का पद मतलब ये है कि वो सरकार से कोई जो है सैलरी ले रहा है तो वो जो है एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझ लें। और दोस्तों लाभ के पद के तहत जो है राष्ट्रपति या मंत्री का पद ये इसके अंदर समाहित नहीं किया जाता। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वो लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता निर्धारित की है वही राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित की है। फिर नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों देश का सर्वोच्च पद होता है तो उसके अंदर कुछ शक्तियां भी होती है, उन्हें कुछ पावर भी मिली होती है। तो दोस्तों जो संघीय की कार्यपालिका है, संघीय की कार्यपालिका मतलब जो सरकार है उसकी शक्ति कहाँ किसमें होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका मतलब यह है कि जो सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। दोस्तों वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति के पास जो है इतनी कोई खास पावर नहीं हो पाती। वो जो सरकार है, सरकार की जो मंत्री परिषद होती है उनकी सलाह के अनुसार ही जो है सामान्य रूप में कार्य करता है। कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तब वो अपने स्वयं विवेक से जो है डिसीजन लेता है, मगर सामान्यतः वो जो है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और जो शक्तियां है दोस्तों वो संविधान के अनुरूप ही होनी चाहिए। मतलब जो राष्ट्रपति है उनसे जो शक्तियां मिली है वो संविधान के अंदर ही होनी चाहिए, संविधान के दायरे में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है संविधान है वो सर्वोच्च माना गया है, उससे बड़ी ना न्यायपालिका है और ना सरकार है। ठीक है, तो संविधान के दायरे में है जो है सभी की जो है लिमिटेशन निर्धारित कर दी गई है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो है संविधान के दायरे में ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली हुई है कि वह जो है कोई अगर कोई दोषी है, कोई अपराधी है, अगर किसी ने जो है मृत्यु दंड भी पा रखा है, ठीक है, तो उसके जो है वो सजा माफ कर सकता है या उसकी सजा में क्षमा कर सकता है या उसकी सजा में कटौती कर सकता है। ठीक है,
या उसका लघुकरण कर सकता है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो बदल सकता है। ठीक है, और विशेष परिस्थिति में जो है उसे परिहार, मतलब जैसे कोई स्त्री पुरुष है या कोई मतलब दिव्यांग है तो उनकी जो है सजा में थोड़ी कमी कर सकता है। ये शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत, जो अनुच्छेद 80 जो है दोस्तों राज्यसभा की बात करता है, तो उसके तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली हुई है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड कर सकता है, नामांकित कर सकता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा की जो है योग्यता रखता है। ठीक है दोस्तों। तो एक शक्ति यह है कि भाई वो जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों। एक शक्ति दोस्तों इन्हें ये मिली हुई है कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह हो, चाहे वो बाह्य युद्ध हो, तो इसके आधार पर जो है वो आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। ये शक्ति उसे मिली हुई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है शक्ति भी मिली हुई है। अगर राज्यपाल कोई रिपोर्ट दे देता है कि भाई उस राज्य में जो है संविधान के अंदर या दायरे में जो है सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति को इस बात का अगर वो हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, संविधान के अनुरूप जो राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो वो वहां पर जो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मतलब वो राज्य सरकार का जो है शासन अपने हाथ में, अपने अंदर ले सकता है। ठीक है दोस्तों। या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने कुछ निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं और राज्य सरकार उनका पालन नहीं करती है, तब भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन की भी शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है दोस्तों। और एक वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल होता है, उसकी घोषणा भी जो है या उसका जो है घोषणा भी जो है राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये तीनों शक्तियां से मिली हुई है। फिर दोस्तों चौथी बात यह है, जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों। सामान्यतः बात ये रहती है कि जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल रहता है उसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, मगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां स्पष्ट बहुमत ना हो, तो वहां राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है शक्तियां राष्ट्रपति की दी हुई है। तो दोस्तों जब हमें पता है कि भारत का चाहे कितना भी बड़ा पद हो, वो संविधान के जो है दायरे में ही रहता है। अगर वो संविधान से परे चले जाता है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है या हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि भारत में जो है संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च पद है तो उसे हटाने की भी प्रक्रिया दे रखी है, जिसे जब महाअभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं दोस्तों, जब राष्ट्रपति को उसके जो है उसके कार्यकाल से या उसके जो पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद से दो तरह से हट सकता है। एक, या तो राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे, या उस पर महाअभियोग लगाकर जो है उसे हटाया जा सकता है। दोस्तों महाअभियोग कब लगेगा? तो दोस्तों महाअभियोग तब लगता है जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, मतलब जब वो संवैधानिक दायरे से बाहर चला गया है, तब उस पर जो है महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है दोस्तों। तो जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। न्यायिक मतलब क्वासी जुडिशरी जो प्रक्रिया है, इसमें जो है दोस्तों ये जो है सदन में, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों। किसी जो केवल संसद में, मतलब संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। ठीक है। और संसद की किसी भी सदन में, प्रक्रिया हमने बता दी, किसी भी प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो दोस्तों जब ये प्रक्रिया महाअभियोग प्रक्रिया लाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके 14 दिन पूर्व लिखित में उसे जो है सूचना देनी पड़ती है सदन को और राष्ट्रपति को कि भाई आपके खिलाफ जो है महाअभियोग प्रस्ताव ला रहा है, ताकि जो राष्ट्रपति भी अपनी बात सदन में रख सके। ठीक है दोस्तों। तो जो प्रस्ताव आता है वो सदन के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी महाअभियोग किसी भी सदन में लाया जा रहा है तो उस सदन के 1/4 सदस्य को उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ठीक है। जब दोस्तों ये प्रस्ताव आ जाता है, फिर क्या होता है, उस प्रस्ताव पर दोस्तों वोटिंग होती है दोनों सदन में। ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाअभियोग में जो है
संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्शन जब होता है तब केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं, मगर महाअभियोग में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये सदन, जिस सदन में भी उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, अगर उस सदन के जो है 2/3 सदस्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और फिर दूसरे सदन में भी जो है 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो उसी दिन से जो है राष्ट्रपति का जो पद है वो वह राष्ट्रपति के पद से जो है हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए नामांकित कर दिया जाता है या उसका कार्यभार संभाल लिया जाता है। उपराष्ट्रपति तब तक उसका कार्यभार संभालता है जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए। तो दोस्तों ये जो थी, ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो जानकारी थी ये हमने दी है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ज्यादा राष्ट्रपति से पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों वैसे भी हमें जो है राष्ट्रपति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपको अब किसी भी जो एग्जाम की कॉम्पिटिशन, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके टॉपिक हम बराबर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।